नमस्कार, मैं हूं अमनित राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेल खल्लास में। जाहिर तौर पर खल्लास का मतलब होता है द एंड, लेकिन अगर हम अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, माफिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे जो सवाल हैं, बहुत सारी जो कहानियां हैं वो ढूंढनी पड़ जाती हैं। और उसी सवाल को ढूंढने का काम किया है एक ऐसे शख्स ने जिन्होंने 30 दशकों तक पत्रकारिता से अपना नाता जोड़े रखा है। और हर विभिन्न, अगर हम क्राइम की घटनाओं की बात करें, बम कांड की बात करें, तो हर विषय पर उन्होंने शोध किए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग के जरिए दुनिया तक सच पहुंचाने का काम किया है। और ऐसे ही एक बुक आई है मार्केट में, जिसको लेकर अभी चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। हम बात करें विवेक अग्रवाल द्वारा लिखित उनकी नवीनतम बुक मुंबई के बाद, अगर उनकी जो दूसरी बुक आई है उसका नाम है खेल खल्लास, और वो पुस्तक अभी हमारे हाथ में है। जाहिर तौर पर इस खेल खल्लास के जरिए सिर्फ मैं आपको यही कह सकता हूं कि इसमें 16 इनकाउंटर की कहानियां हैं, यानी 16 इनकाउंटर का 16 आना सच। हमारे साथ खुद विवेक अग्रवाल जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो किताब आई है इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई, और बहुत दिनों से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे। अभी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में चर्चा भी हो रही है। ये जो खेल खल्लास का है उसके बारे में कुछ बताइए, इसकी प्लानिंग कब की थी आपने? देखिए, खेल खल्लास जो है इसकी कोई ऐसी तयशुदा प्लानिंग नहीं थी, और बहुत सारे विभिन्न विषय रहे हैं जिनके ऊपर मैं लगातार काम करते आ रहा था, और उनमें से एक ऐसी कहानियां भी मैं लिखते आ रहा था जो मुंबई पुलिस के एनकाउंटर्स की कहानियां हों। लेकिन मेरा असली मकसद इसमें यह नहीं दिखाना है कि एनकाउंटर जो हुए हैं या मुठभेड़ जो हुई हैं वो सच्ची थी या झूठी, वो फर्जी थी या सच्ची, उसमें पुलिस वाले सही थे या गलत, अपराधी सही था या गलत। मैं ये सब चीजें नहीं बताना चाह रहा हूं, इनके डेप्थ में या इनकी गहराई में नहीं गया हूं। मैं असल में आशुतोष इसमें जिस गहराई में गया हूं वो है समाज का वो हिस्सा, वो बातें मैं उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे लोगों को ये पता चले कि यदि आप अपराध के दलदल में उतरते हैं तो आपका अंत एक ही है, जिसका नाम है खेल खल्लास, यानी मृत्यु। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो अजय है, अमर है, अजर है, उसके हाथ में बहुत जबरदस्त शक्तियां हैं और वो अपनी उस शक्ति के जरिए किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को डरा धमका सकता है, उसकी संपत्ति छीन सकता है, उसका धन छीन सकता है, तो माफ कीजिए, ये बहुत ही एक गलत परसेप्शन में एक इंसान जीता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का ये जो पूरा का पूरा वक्त है उसमें एक ही चीज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित होते हुए देखी है कि जैसे ही कोई अंडरवर्ल्ड का गिरोह सरगना कोई भी होता है, वो किसी व्यक्ति को पहला फोन धमकी का देता है, या कोई सुपारी हत्यारा किसी व्यक्ति पर पहली गोली चलाता है, या पहला चॉपर का वार करता है, या पहला चाकू उसके पेट में डालता है किसी विक्टिम के, उसी दिन उसके नाम पर भी एक गोली या एक चाकू लिखा जाता है और उसकी मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। सही मायने में कहूं तो उसका डेथ वारंट निकल जाता है। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं वन वे ट्रैफिक कहते हैं, इसमें भी तो वही बात है। निश्चित तौर पे अंडरवर्ल्ड छोड़िए, अपराध की दुनिया ही वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ना कभी सुनने को मिला, ना पढ़ने को मिला। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कोई जिंदा आदमी कच्चा मांस खाता हो, उसका खून पीता हो। विवेक जी, सबसे पहले ये पुस्तक आप लीजिए और एक बार फिर से बधाएं, और बताइए कि वाकई किन किन मुद्दों को लेकर आप इसमें जुड़े रहें, और कुछ किरदार हम चाहेंगे कि जिसके बारे में आप शेयर करें हमारे दर्शकों। देखिए, मैं जैसे बताता हूँ, इसमें मैंने कुल मिलाकर के, जैसा कि अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि 16 कहानियां हैं। इन 16 कहानियों में किन किन लोगों की कहानियां हम लोगों ने इसमें शामिल की हैं। तो इसमें अनवर गनी शेख उर्फ मामा की कहानी है। वो बड़ा ही अजीबोगरीब एक किरदार हुआ करता था। एक अनवर यूसुफ शेख उर्फ अनवर बादशाह है। अनवर बादशाह का एक ही थॉट था, उसका ये कहना था कि एक इलाके में एक ही रहेगा। अच्छा। तो वो अपने इलाके के कोई भी जो पॉलिटिकल फिगर्स होते थे उनका मर्डर कर देता था। वो बोलता था कि मेरे इलाके में तो विधायक भी नहीं रहेगा, मेरे इलाके में तो मैं ही रहूंगा। इसी उसकी जो बादशाही प्रवृत्ति थी उसके कारण ही उसको नाम बादशाह पड़ गया था। वो भी मुठभेड़ में इसी तरीके से मारा गया।
फिर इसमें जैसे आरिफ इस्माइल जावेद उर्फ आरिफ कालिया की कहानी है। आरिफ कालिया की जो कहानी है वो बड़ी खतरनाक है। हमारे यहाँ के दो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मजे हुए मुठभेड़ विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके नाम यहाँ पर उजागर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो दोनों भी इतनी भयानक दहशत में रहे हैं इस आरिफ कालिया की वजह से कि हमेशा अपने साथ में 5 से लेकर के 10 हथियारबंद जवानों का पूरा जत्था साथ लेकर के चलते थे कि न जाने कब आरिफ कालिया उनके सर पर मौत का परकाला बनकर पहुंचे और उनको गोली मार दे। तो इस डर की वजह से वो लोग हमेशा सिक्योरिटी में रहते थे, और ये जो सिक्योरिटी में रहने की उन लोगों की वजह थी वो आरिफ कालिया था। और इसी तरीके से इसमें एक कहानी है एंथोनी वीरस्वामी जॉन उर्फ कालिया एंथोनी की। कालिया एंथोनी तो बड़ा कालिया जो नाम पड़ा है जाहिर तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। कालिया क्यों पड़ा उसका नाम? देखिए, कालिया नाम पड़ने के पीछे कहानी ये थी कि जिस दिन अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया रिलीज हुई थी, उस दिन जो ये बंदा था वो जेल में था, और वो जब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन का किरदार कल्लू जेल से फरार होता है और कालिया बनता है, एक गैंगस्टर बनता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी जेल तोड़ करके भागा था और उसी दिन भागा था। तो उसके बाद से इसका कालिया पड़ गया। लेकिन ये कालिया बड़ा खतरनाक था, एंथोनी कालिया। ये आरिफ कालिया के पहली पीढ़ी का गिरोहबाज था, सुपारी किलर था। ये तो इतना कड़ियल जवान था और इतना खतरनाक गैंगस्टर था कि वरदराजन मुदलियार जैसा खतरनाक डॉन और उसका पूरा गैंग के बीच में से लाखों का माल उसका लूट करके भाग निकला। अविश्वसनीय लग रहा है ये सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और न केवल उसने वो माल लूट लिया, बल्कि उसने वरदराजन मुदलियार से कहा कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो तेरा माल नहीं छोड़ूंगा। अंततः वरदा भाई ने इसे 3 लाख रुपए अपना माल सुरक्षित छुड़वाने के एवज में चुकाए, तब जाकर के इसने माल छोड़ा। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। फिर इसके अंदर जैसे एक गोपाल शेट्टी उर्फ येड़ा गोपाल की कहानी है। येड़ा गोपाल जो है वो, उसका नाम येड़ा इसीलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत ही पागल और बहुत ही वहशियाना हरकतें करता था। और किसी भी जगह पहुंच जाए, रात को अचानक 2 बजे किसी भी बियर बार में पहुंच जाएगा, जो लड़की उसे पसंद आ गई बस जाएगा, उसको नाचते हुए अपने कंधे पे उठा करके और सीधे बाहर आ जाएगा। वहां जाता था और सीधे गले में पड़े हुए 1 लाख 2 लाख 50,000 25,000 जितना कैश है सारा का सारा उठा करके अपने लड़कों को दे देता था। उनमें से जितना पैसा आता था वो उठाकर बेरों को और लड़कियों के ऊपर फेंक देता था कि लो बांट लो, और किसी की मजाल नहीं होती थी। येड़ा मतलब समझा जा सकता है कि येड़ा का मतलब पागल होता है, और पागल जब ठान लेता है तो, और ऐसा ही एक पागलपन था विवेक अग्रवाल के अंदर, जिन्होंने बहुत ही कमाल का विषय चुना है। और जाहिर तौर पर आप एक अलग दुनिया में चले गए होंगे जब इस पे काम कर रहे होंगे तो। ऐसा है कि देखिए, ये दुनिया ही वाकई अलग है, इसीलिए तो इसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। अब मैं आपको एक दूसरे बंदे की कहानी बताता हूँ। उसका नाम है नितेश कसारे उर्फ चिकना। चिकना हम किसे बोलते हैं? चिकना बहुत खूबसूरत, किसी भी बहुत सुंदर, बहुत ही जिसकी स्किन वाइट हो, जिसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो, लड़के को भी अच्छा खूबसूरत लड़का है, हाँ, उसको बोलते हैं क्या चिकना। हाँ, तो इसीलिए इसको चिकना कहा जाता था। लेकिन इसका चिकना होने के पीछे की भी एक बड़ी मनोरंजक कहानी। ये इतना खूबसूरत था और इतना सॉफ्ट दिखता था, लेकिन बहुत खतरनाक सुपारी हत्यारा था। तो ये पट्टा क्या करता था कि जब किसी जगह पर इसे किसी स्थान की रेकी करनी होती थी या कहीं कोई किलिंग करनी होती थी, तो ये लड़कियों के वेश में वहां पे जाता था, बाकायदा सलवार सूट पहन के, मेकअप वगैरह करके, और इसे कोई देख करके ये पहचान नहीं सकता था कि ये लड़की नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि अपराध शाखा के अधिकारियों को अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए नितेश के बारे में पक्की और ठोस सूचना मिलती थी कि यह फलानी जगह पर छुपा हुआ है। वो वहां पर जाकर छापा मारते थे, लेकिन वो पट्टा उनके सामने से लड़कियों के वेश में निकल जाता था और ये लोग हाथ मलते रह जाते थे, इनके हाथ आई चिड़िया फुर हो जाती थी। ये है नितेश का मतलब सुंदरता और शातिर अंदाज। हाँ, और शातिर के साथ ही साथ में खूंखार, बेहद खूंखार। तो इसके कारण इस आदमी की जो कहानी है वो अपने आप में ऐसी कहानी है जो लोगों को आज तक पता नहीं है।
इन लोगों की कहानियां खोदना और उसके अंदर जाकर के उसे बाहर लेकर आना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को, इस चुनौती को ही जीने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया है। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। इसमें मदन चौधरी और मेंटल की स्टोरी है। मेंटल मतलब? मेंटल यानी पागल, दीवाना, सनकी। हमारे यहाँ पे मेंटल उसी को कहा जाता है। और मेंटल की एक बड़ी खासियत थी, एक बड़ा खास अंदाज था उसका हत्या करने का। वो हर वक्त जब भी कहीं जाता था तो बाकायदा बेहतरीन पैंट, शर्ट, टाई लगाकर जाता था। उसके हाथ में एमआरएस के पास जो बैग होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जो बैग होता है, वो होता है। लेकिन उसमें लोगों को दर्द दूर करने की गोली नहीं होती थी, उसमें लोगों का दर्द सदा के लिए खत्म कर देने वाली गोलियां होती थी, जो पिस्तौलों में भरी होती थी। और वो उन पिस्तौल में भरी हुई गोलियां ले जाकर उनके ऊपर दाग दिया करता था। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वेश में घूमने वाला और हत्याएं करने वाला हिंदुस्तान का ये एकमात्र शूटर हुआ है। और आप अगर उसकी तस्वीर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत खूबसूरत दिखता है, पढ़ा लिखा, ज़हीन और बड़ा अलग सा ही दिखाई देता है। इसमें कई दुर्लभ तस्वीरें भी देखने को मिली है। हाँ, इसमें हमने काफ़ी सारी तस्वीरें शाया करने की कोशिश की है। और ख़ास तौर से जो माया डॉलर्स ऑपरेशन हुआ था, जिसको कि लोग शूट आउट एट लोखंडवाला के नाम से जानते हैं, उसकी को ये देखिए कुछ तस्वीरें हमने इसके अंदर दी हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आज तक किसी ने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। तो ये जो तस्वीरें डालने के पीछे का मकसद था कि लोगों को ये सच्चाई भी पता चले कि मौत कितनी विभत्स होती है, कितनी भयानक होती है इन लोगों की। जो इनके ऊपर फिल्में बनती हैं, जो इन लोगों की जिंदगी की दास्तान टेलीविजन चैनलों पे न्यूज के जरिए बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती हैं, मसाला डाल दिया जाता है। हाँ, इसमें जो कुछ भी है वो बिल्कुल खालिस खल्लासपन की कहानी है। और ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है खेल खल्लास। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विवेक अग्रवाल की पुस्तक पर आधारित एक खास शो जिसका नाम है खेल खल्लास। और जाहिर तौर पर हमने जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। विवेक अग्रवाल जी ने बहुत ही मेहनत के बाद इस किताब को हमारे सामने लाया है। और जाहिर तौर पर इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी को लेकर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जानकारियाँ पेश की हैं। आज फिर हम चर्चा करते हैं। विवेक जी का फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। ये जो बताइए, एक कैरेक्टर इसमें जो मांस का शौकीन है, जिंदा मांस खाता है, खून पी जाता है जानवरों के, उसके बारे में बताइए। देखिए, उसका नाम है अजीज रेड्डी। लेकिन उसका पूरा नाम अगर आप सुनेंगे तो वो मुझे भी किताब देख करके ही पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है काकुल वारापू वेंकट रेड्डी उर्फ वेंकटेश बग्गा रेड्डी उर्फ बाबा रेड्डी उर्फ माइकल फर्नांडो उर्फ अजीज रेड्डी। इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा था? इसका नाम बाबा अजीज रेड्डी। बाबा अजीज रेड्डी। और असल में ये पहले तो मूल रूप से हिंदू ही था। और इसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। ये दक्षिण भारत में जिस जगह का रहने वाला है, वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा कहना चाहिए कि मैकेनिक जैसा काम करने वाला व्यक्ति था। वहाँ पे उसकी रोजी रोटी बसर चलती नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से किसी तरीके से पेट भरने लायक भी नहीं कमा पाता था। उसे किसी ने कहा कि तुम मुंबई जाओ, वहाँ पे असीम संभावनाएं हैं, सपनों की नगरी है, माया नगरी है, वहाँ चाहे जितना कोई भी कमा सकता है, तुम भी कमा लोगे। तो लिहाजा वो रेड्डी यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में उसने काफी समय हाथ पांव मारे, कहीं कहीं काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। तो वो एक बियर बार में उसकी कद काठी, उसके कद्दावर जिस्म के कारण उसको बतौर बाउंसर काम करने का मौका मिला। उस दौर में 80 के दशक में इस तरह के से जो कद्दावर जिस्म के मालिक हुआ करते थे, उन लोगों को इसी तरह के कामकाज मिला करते थे, क्योंकि बियर बारों में, डांस बारों में तमाम किस्म के लोग आया करते थे। खड़े रहते, माहौल बना रहता पहले से। हाँ, और तमाम किस्म के लोग आते हैं, पैसा फेंकते हैं, लड़कियों को तंग करते हैं, या और भी पैसे नहीं देते हैं दारू पीने के बाद। तो उस समय में रेड्डी टाइप के से लोग हैंडल करते हैं सिचुएशन। तो ये रेड्डी जो है, बारों में काम करते करते कुछ ऐसे किरदारों के साथ अंडरवर्ल्ड के जुड़ गया जिन्होंने कि उसे अंडरवर्ल्ड में शामिल कर दिया। और चूंकि पैसे कमाना उसका मकसद था, तो उस कमाई के मकसद को लेकर के उसने सुपारी हत्याएं करना भी शुरू कर दिया।
और धीरे धीरे वो इस दिशा में आया। वो काली का बड़ा भक्त था और काली का भक्त होने की वजह से वो हर वो क्रिया करता था जो कि अघोरी करते हैं या काली भक्त अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उसी चक्कर में उसने देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र सिद्धि की दृष्टि से ही सही उसने कच्चा मांस खाना और जानवरों का रक्त पीना भी प्रारंभ कर दिया। और उसका असर ये निकला कि वो खून पीने वाले हत्यारे के रूप में पूरी मुंबई अंडरवर्ल्ड में कुख्यात हो गया। उसको फेमस नहीं कह सकते, वो कुख्यात ही होना है। उसको देख के तो लोग डर जाते होंगे, उसके दोस्त उससे सब डरते थे, न केवल अंडरवर्ल्ड के लोग बल्कि पुलिस वाले भी उससे बहुत डरते थे। तो वो ये सब जो हरकतें किया करता था, तो उसके अजीज नाम आने के पीछे भी एक कहानी है। वो हमेशा जो है शीतला माता के मंदिर में जो माहिम में है वहां जाया करता था दर्शन के लिए। तो वहां पर वो जब भी जाता था वो उसे हमेशा वहां पर आवारा पागल सी भटकती हुई एक लड़की दिखाई देती थी। उसे वो जब भी देखा करता था तो उसका हृदय जो है उसके प्रति आसक्त होता था, उसके लिए आकर्षित होता था। उस चक्कर में वो लड़की के करीब आना शुरू हो गया। एक दिन उसने उस लड़की से मुलाकात की और उसके सामने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम कौन हो, क्या हो, मुझे बताओ। उस लड़की ने बताया कि वो तो मुस्लिम है, उसने अपना नाम बताया और बाकी सब कहा। उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करो। लड़कियों ने कहा कि मैं तुमसे एक ही शर्त पे शादी करूंगी, अगर तुम मुसलमान हो। तो मोहब्बत का मारा रेड्डी जो है वो अजीज रेड्डी हो गया। अब इसके गिरफ्तार होने के समय में ढेर हो ही जाता है, कोई भी हो। हाँ, वो इसके साथ भी हुआ। अगर हत्यारा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसको मोहब्बत नहीं होगी, कि दिल के आगे तो हार है, कहते हैं कि तो वो वाली बात है, दिल के आगे जीत है, दिल के आगे दिल के आगे हार है। तो वो वहां पे हारा। एक बार ऐसा हुआ कि अरुण गवली गिरोह का एक सुपारी हत्यारा जो है वो अपराध शाखा के, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों के हाथ चढ़ गया। वो लोग उसको 5-7 दिन तक खूब इंट्रोगेट करते रहे, पूछताछ करते रहे, उसको हर तरीके से उन्होंने मार कूट लिया, 3rd डिग्रीज दे ली, लेकिन वो टूटने के लिए तैयार ही नहीं। सारे पुलिस अफसरान जूनियर से लेके सीनियर तक हैरान परेशान, इतना खतरनाक सुपारी हत्यारा, लेकिन बात करने के लिए ही तैयार नहीं, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि करें तो क्या करें। इतने में भी थक गए होंगे बार-बार। हाँ, डिग्री का मतलब ही होता है कि आदमी बोल ही देता है वहां तक। लेकिन वो तो कट्टर था, जिसको हम बिहार में कहते हैं कि पुलिस के पास भी एक तीसरी आंख होती है। हाँ, एक अंतिम हथियार हर एक के पास होता है। तो बिहार में हम एक बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लोगों के लिए, थेथर। हाँ। तो वो थेथर था। तो वो बंदा जो है उसने ठान रखी थी कि मैं तो पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलूंगा। अचानक एक दैवयोग हुआ, एक चमत्कार हुआ पुलिस वालों की जिंदगी में। ये बाबा रेड्डी जो है उनकी गिरफ्त में हो गया। उस वक्त के जो सीनियर पीआई थे, जो अपराध शाखा के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि अपने जूनियर को बुलाया, बोले एक काम कर, ये वो जो गबली वाला लड़का है उसके साथ में इसको लॉकअप में डाल दे। बोले कैसा साहब? बोले तू डाल तो दे, मैं देखूंगा। बोले लेकिन क्या फायदा साहब? अरे तू डाल, जैसा साहब बोले। तो उठाया और उसको सेम लॉकअप में रख दिया। पिंजरे में गीदड़ को डाल दिया। हाँ, या बकरी को डाल दिया। हाँ। समझे? मतलब बकरी है लेकिन शेर को उसमें डाल दिया। अब जैसे ही उस गवली वाले उस बंदे ने, दूसरे गुंडे ने ये देखा कि अजीज बाबा रेड्डी मेरे सेल में आ गया है, तो वो सकपका करके खड़ा हो गया और वो जा करके और जेल की जो सलाखें होती हैं उनके सामने खड़ा हो गया। अब बाबा रेड्डी गया अपना आराम से अंदर जमीन पर जा करके लंबा लेट करके सो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां खर्राटे मार रहा है, यहाँ इसकी जो है सांसें फूल रही हैं। हालत खराब हो गई उसकी। 2-3 घंटे बाद में उसके अंदर इतना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि वो चिरौरी करने लगा बाहर बैठे हुए हवलदार से, वो साहेब मला काढ़ा ना, वो साहेब मला इथुन काढ़ा ना साहेब। इसका मतलब हुआ साहब मुझे यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। और
वो बोले कि नहीं नहीं मी काय करू शकतात नहीं, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता, तू बैठ उधर आराम से। अब ये बेचारा बैठे कहाँ से, शेर के सामने बकरी का बच्चा क्या बैठे। वो परेशान, थोड़ी जैसे जैसे देर हो रही है, जैसे जैसे रात गहरा रही है, वो परेशान हो रहा है। उसने अंततः ये कहा कि भाई सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। तो उसने कहा कि मैं नहीं निकालेगा बड़े साहब, अभी नहीं है, वो गए, कल सुबह होगा। रात होते होते तो वो चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे यहाँ से निकालो। पुलिस की तरकीब काम कर रही है। हाँ, और ये मुझे मार के खा जाएगा, ये साला खून पीता है, ये साला बदमाश आदमी है, ये तो आदमी को जिंदा मार के खा जाएगा, ये तो कच्चा मांस खाता है। और वाकई ऐसा था। अजीज जो है वो खून जो है वो पहले चूस करके मांस में से चूस लेता था और उसके बाद में वो मांस कच्चा खा जाता था। तो इस डर में वो बंदा पूरी रात सोया नहीं। अगली सुबह सीनियर पीआई ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो सीधे उनके पांव पे जा गिरा और बोलता है कि साहब, आपको जो पूछने का है पूछो, मैं सारा सच सच बोलेगा, लेकिन साहब मेरे को उसके साथ में नहीं रखने का। सरेंडर कर दिया। हाँ, और एक चीज के डर ने इतने कठोर और कट्टर क्रिमिनल को भी जरा सी देर में पिघला दिया, तोड़ दिया था। ये है अजीज बाबा रेड्डी की अंडरवर्ल्ड में जो है वाकई। और जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी कुछ देर पहले अपने मंदिर की बात की, हट्टा कट्टा की बात की, तो पुराना मंदिर भी कैरेक्टर है इसमें। हाँ, पुराना मंदिर का जो कैरेक्टर ये देखिए, ये इसमें मैंने मोहम्मद शफी शेख उर्फ इकबाल मोहम्मद गनी शेख उर्फ पुराना मंदिर की एक स्टोरी दी है। पुराना मंदिर जो है वो काफी कद्दावर जिस्म का, बड़ा कठोर सा दिखने वाला और बहुत ही एकदम विलेनिश टाइप का सा कैरेक्टर हुआ है। और एक जगह वो पे खड़ा हुआ था कहीं पे, उसको एक प्रोड्यूसर की नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा जीता जागता और हाँ डील डोल वाला और बिना मेकअप के राक्षस दिखने वाला मतलब व्यक्ति मिल गया है, तो चलो तुम आ जाओ मेरी फिल्म में काम करोगे। उसने कहा कि पैसा मिलेगा तो मैं कुछ भी करेगा, क्योंकि वो पैसे का दीवाना था, उसको पैसे चाहिए होते थे। उस वक्त उसके पास काम धाम नहीं था, तो गांव से आया ही इसीलिए था, पैसे कमाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें इतनी रकम देंगे, तुम हमारे यहाँ काम करो। वो आ गया। उसे ये नहीं पता था प्रोड्यूसर को कि ये सुपारी किलर है, और वो पट्टे ने बताया भी नहीं, पूरी फिल्म कर डाली। उस फिल्म का नाम है पुराना मंदिर। अच्छा। और वो पुराना मंदिर नाम की जो फिल्म है, उसके कारण ही इकबाल शेख का नाम बाद में उसके अंडरवर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन्होंने उसको पुराना मंदिर के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। जैसे कालिया जी, कालिया। हाँ, तो इसके कारण उसका नाम भी पुराना मंदिर पड़ गया। और ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक स्टोरी है, बहुत ही मजेदार और एक अलग किस्म का सा। अच्छा, एक कैरेक्टर इसमें है, हमने सुना है कि दुनिया में प्रेम के लिए, इश्क के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो प्रेम में कहीं न कहीं से डर और हार की जो स्थिति हो जाती है उसको महसूस किया और वो सीधा अंडरवर्ल्ड में चला गया। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है रमेश कृष्णा सुर्वे उर्फ रम्या बटलर। रम्या बटलर जो है उसकी कहानी बहुत ही फिल्मी कहानी है। और आम जैसे आपको साउथ इंडिया की या हिंदुस्तानी बॉलीवुड की जो कहानियां हैं, खासतौर से अंडरवर्ल्ड बेस्ड या क्रिमिनल्स की स्टोरीज हैं, उसमें दिखेगी कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अपने कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से मोहब्बत करता है। उसमें कुछ लोग जो हैं रोड़ा अटकाते हैं और लड़का जो है वो उनसे बदला लेने के लिए या उनसे बचने के लिए क्रिमिनल बन जाता है। बिल्कुल यही कहानी हुई। ये एक लड़की जो उसकी बचपन की मोहब्बत थी, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, बाद में उसके साथ जूनियर कॉलेज में भी पढ़ने आई। उसके परिवार वालों ने जब विरोध करना शुरू किया तो उसने वहाँ के स्थानीय नगर सेवक की मदद ली और उसके जरिए वो प्रोटेक्शन हासिल किया। लेकिन बाद में वहाँ के एक व्यक्ति ने उसको अंडरवर्ल्ड में उतार दिया और वो धीरे धीरे अपनी मोहब्बत को सुरक्षित रखने के चक्कर में खुद अंडरवर्ल्ड के जो गैंगस्टर्स की जो दुनिया है उसमें जा धंसा और उससे फिर वो कभी बाहर नहीं आ पाया। और ये कहानी इस तरीके से कह सकते हैं कि मोहब्बत में आदमी मर जाता है किसी औरत के लिए, लेकिन यहाँ मोहब्बत में एक इंसान मर गया उस औरत की कारण कि पुलिस वालों की मुठभेड़ और गोलियां खाकर। ये अपने आप में एक समाज का बहुत ही अलग रंग है। बिल्कुल। और इसी तरीके से इसी कड़ी में एक सदानंद शेट्टी
हाँ, सदानंद शेट्टी की ही बात पर मैं आ रहा था। तो सदानंद शेट्टी जो है वो उसको साधु शेट्टी के नाम से पहचाना जाता है। अपने वक्त में मुंबई अंडरवर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक सुपारी हत्यारा रहा है। हालांकि एक ऐसा वक्त आया कि उसके तमाम केसेस जो हैं, तमाम मुकदमे जितने भी हैं, वो सारे के सारे उनसे बरी हो गया और वो यहाँ से अपने इलाके में चले गया था। मंगलौर जाकर के वो शिफ्ट हो गया था, वहीं पर रह करके काम करने लग गया था। तुलुनाट सेना के नाम से उसने एक सामाजिक संगठन या कहना चाहिए कि एनजीओ बना लिया था और उस एनजीओ के तहत वो वहाँ पे काम करने लगा था। उसका हालांकि ये कहना था कि मुंबई में जो साउथ इंडियंस हैं उनको यहाँ की एक राजनीतिक पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है और उनसे बचाव करने के लिए उसने हथियार उठाए हैं। हालांकि ये कितना सच है इसके बारे में न तो पुलिस कुछ कहती है, न ही उसके अपने साथी कुछ कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला था वो बहुत ही खतरनाक रहा। ऐसा हुआ कि वो यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आया था और उसको अदालत से पिकअप करके और बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया, ऐसी कहानी कही जाती है। एक मुठभेड़ की ये दास्तान कही जाती है। तो साधु शेट्टी वो व्यक्ति है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि दुनिया का ये एकमात्र साधु है जिसे पुलिस की गोलियों ने मोक्ष दिया था। क्या बात करें, वाह वाह वाह। अब ये सब तो जो भी बातें हो रही है सब सिर्फ वानगी है, लेकिन पूरी पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि वाकई आपने 16 इनकाउंटर का 16 आधा सच। विवेक जी ये बताइए कि इस किताब को लेने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो storymirror.com पे, अनूठा.com पर या जितनी भी और Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, उन सभी के ऊपर ये किताब उपलब्ध हो। तो इस किताब का प्रकाशन होने के साथ ही साथ में इसे सब जगह पर उपलब्ध करवा दिया है, स्टोर्स में उपलब्ध है, तो वहाँ से कहीं से भी लोग इसे खरीद सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि अनूठा.com जैसी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप घर बैठे आदेश दीजिए, घर बैठे आपको ये डिलीवर हो जाएंगी और इसका आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल, बुराई का अंत हमेशा बुराई से ही होता है और इसीलिए विवेक अग्रवाल जी की जो पुस्तक है उसका नाम है खेल खल्लास। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और बहुत जल्द इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।